व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी जिसका नाम है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनबीएफसी है। काफी डिफरेंट बिजनेस मॉडल है इनका बाकी ट्रेडिशनल एनबीएफसी से, और एक बहुत ही अच्छा मोट है कंपनी के पास, जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ी एबिलिटी देता है इस कंपनी को हाई मार्जिन्स पे ऑपरेट करने के लिए। बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से और एक स्टेबल तरीके से कंपनी ग्रो कर सकती है। एंड द कंपनी इज वेरी यूनिकली पोजिशन्ड, एंड ये एक बिल्कुल अच्छे इंटरसेक्शन पे है जहां पर इंडिया की नेक्स्ट लेग ऑफ इकोनॉमी की ग्रोथ क्रेडिट से बूस्टेड होगी। अगर हम बहुत बड़ी इकोनॉमीज की बात करें, अगर चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, तो एक पॉइंट के बाद कंजम्पशन इज ऑलवेज ड्रिवन बाय क्रेडिट इन द इकोनॉमी। और हमने देखा है कि क्रेडिट कार्ड जो पेनिट्रेशन है इंडिया में, वो भी बहुत इंक्रीज हो गया, एंड एनबीएफसीज इन जनरल बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस कंपनी की बात करते हैं कि क्यों ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले कंपनी ने प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत ही अच्छी कैपिटल एडिक्वेसी है कंपनी के पास, बहुत ही अच्छा सॉलिड मैनेजमेंट है, और इतना अच्छा फंडामेंटल आउटलुक है कंपनी का। जो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है अमेजिंग है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है कि ये आई थिंक एक बेस्ट पोजिशन्ड कंपनी है अगर हम एनबीएफसी एमएसएमई जो लेंडिंग की नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ है। अगर आप लोगों ने लास्ट के 15 साल में देखा जिस तरीके से बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने क्रेडिट पेनिट्रेशन से जो उनकी एक मल्टी बैगर जर्नी थी, मुझे लगता है ये कंपनी एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे है, और ये नेक्स्ट बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस जैसी एक कंपनी बन सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न एक्ट कैपिटल के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो ये एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है जो इंडिया के अंडर सर्व्ड हाउस होल्ड बिजनेसेस हो गए, एमएसएमई, कंज्यूमर, रूरल सेक्टर्स, उनको फाइनेंस करती है। पर इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा यूनिक है। अभी इस कंपनी के बिजनेस मॉडल से पहले मैं मैनेजमेंट की बात करूंगा, बिकॉज बैंकिंग, फाइनेंस, एमएसएमई, लेंडिंग में जिस तरीके के प्रमोटर्स या जिस तरीके का मैनेजमेंट होता है, वो ड्राइव करता है कि आप कितना अच्छे से अपनी रिस्क को मैनेज करते हो, बैलेंस शीट की क्वालिटी को मेंटेन करते हो, एंड ग्रो करते हो। तो ये जो कंपनी है, ये फाउंडेड है 1989 में। एक प्रोफेशनल है आशीष मेहरोत्रा, हु इज द एक्स एमडी एंड सीईओ ऑफ मैक्स बूपा, एक्स रिटेल बैंक हेड ऑफ सिटी बैंक इंडिया, और पीएस जयकुमार जो एमडी एंड सीईओ पहले रह चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। ये लोग 3 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स को 432 ब्रांचेस और 57 डिजिटल पार्टनर्स के साथ सर्विस करते हैं। ए माइनस स्टेबल रेटिंग है इकरा और इंडिया रेटिंग्स के की जो क्रेडिट रेटिंग है इनकी, तो बहुत ही अच्छी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। अब कंपनी में एज सच कोई डेडिकेटेड प्रमोटर नहीं है, इट्स अ कंप्लीटली प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, और इसके जो इन्वेस्टर्स भी हैं वो एचएनआई प्राइवेट इक्विटी डेस्क हैं। तो एक बहुत ही प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेटिंग है पूरी कंपनी की। अब ये कंपनी दो लेग्स में अपना धंधे को एग्जीक्यूट करती है। एक होगी इनकी डी टू सी लेंडिंग, जो बैलेंस शीट पे हाई यील्ड रिटर्न निकाल के देती है। तो करीबन 10,000 करोड़ का एयूएम है, 60% ऑफ इनकी टोटल जो बुक है वो डी टू सी बिजनेस में। और सेकंड है क्रेडिट सॉल्यूशंस, जहां पर ये क्रेडिट प्लेसमेंट करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की तरीके से, जिससे ये अपनी 368 ओरिजिनेटर रिलेशनशिप्स को एक जीरो क्रेडिट रिस्क पे इनकम करते हैं जनरेट। अब आपका मेन क्वेश्चन ये होगा कि ये ओरिजिनेटर मॉडल क्या है, यही इस कंपनी को यूनिक बनाता है, और मैं अभी आपको अगले 3 से 4 मिनट में उसको बताऊंगा। ये एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कोई भी प्योर प्ले एनबीएफसी रेप्लिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास एक तो ओरिजिनेटर रिलेशनशिप्स है, बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल है, और तीसरा है जीरो क्रेडिट रिस्क फ्री इनकम भी है, जो एक रीसेंट आरबीआई रूल की वजह से कंपनी को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी टोटल लेंडिंग कितनी। इनकी टोटल लेंडिंग 16,500 करोड़ की है। 29% एयूएम का सीएजीआर है FY15 से। 11 साल से 29% सीएजीआर पे कंसिस्टेंटली अपन इन्होंने अपना एयूएम को ग्रो किया है। अब पहले इनकी जर्नी को थोड़ा समझ लेते हैं। 1989 पे इनकॉर्पोरेटेड हुई थी लीजिंग फाइनेंसिंग स्पेस से कंपनी, एंड देन 2015 में प्लेसमेंट और क्रेडिट फंड वाला जो बिजनेस है और एक ओरिजिनेटर नेटवर्क की शुरुआत करी। 2015 से ये लोग एनबीएफसी, फिनटेक्स और जो इनके बाकी के डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं उनसे ये रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं, जो अब जाके जो उनका जो फ्रूट्स है वो अब इनको मिल रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो अब इनको मिल रहा है।
इन्होंने 2018 में रीब्रांडिंग करी, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल नाम रखा और D2C लेंडिंग लॉन्च कर दी। इन्होंने अगेन न्यू स्कोर करके एक टेक प्लेटफॉर्म निकाला जो एआई की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ही हाई क्वालिटी लेंडिंग डिस्पर्स करता है। और 2024 में इन्होंने 700 करोड़ के आसपास का आईपीओ लाया, जिसमें से 500 करोड़ का फ्रेश इशू था, बाकी रिमेनिंग 250 या 270 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था। और फेब्रुवरी 2026 में एक मेजर कैटलिस्ट आया, वो था कि आरबीआई ने फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी का बेनिफिट दे दिया है। अब ये एक अर्निंग्स क्वालिटी का बिग इवेंट था। बेसिकली फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी एक ऐसी तरीके की गारंटी है जिसमें एक एनबीएफसी सिक्योर हो जाता है या एक बैंकिंग पार्टनर सिक्योर हो जाता है। कोई भी टाइप के फिनटेक या कोई भी थर्ड पार्टी जो लेंडिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे एनबीएफसी और बैंक्स को एक फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी मिल जाती है, ताकि बैंक या एनबीएफसी का नुकसान ना हो। जिस कंपनी ने ये लोन डिसबर्स किया है वो अपनी अंडरराइटिंग को, अपने लोन डिसबर्समेंट के प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करे, ताकि अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो इसकी तरीके से जो लेंडिंग की कंपनीज है उनको प्रॉब्लम ना आए, ताकि फाइनेंशियल सिस्टम सिक्योर रहे। इसी वजह से FY26 में इन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 133 करोड़ का डिलीवर करा, जिसमें 60% D2C बिजनेस है उनका। रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 14% की, रिटर्न ऑन एसेट्स 3.5% के, जो काफी अच्छे नंबर्स थे। अब यहां पर इनकी पूरी लेंडिंग बुक, सेगमेंट मिक्स और एयूएम का कॉम्पोजिशन समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी बाकी एनबीएफसी से डिफरेंट क्यों है। सबसे पहले हम देखेंगे तो इनका कंज्यूमर फाइनेंस का जो बिजनेस है, ये 15 से 16% यील्ड का बिजनेस है, 70% से ज्यादा रिपीट बिजनेस है और 4% का रिटर्न ऑन एसेट है। क्रेडिट कॉस्ट इसमें 6% से 5% पे गिर चुकी है, जिससे इनका मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। 24 लाख कस्टमर्स हैं, 50,000 से 5 लाख का टिकट साइज करते हैं। और ये क्वाज़ी सिक्योर्ड है, मतलब पार्शियली सिक्योर्ड है, FLDG, जो फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी के तहत आता है। तो मतलब इनकी एयूएम का जो करीबन कंज्यूमर फाइनेंस में जो इनका बिजनेस है, वो पूरा ऑलमोस्ट सिक्योर्ड है, ऑलमोस्ट क्वाज़ी तरीके से सिक्योर्ड है। कंपनी 15 से 16% की यील्ड निकालती है और कंपनी का पूरा फोकस है अपने पूरे मिक्स में D2C लेंडिंग को और इनहेंस करना। अब सेकंड जो दूसरा इनका सेगमेंट है वो है MSME सिक्योर्ड LAP। अब ये क्या है? ये बेसिकली MSME लेंडिंग है जहां पे कोलैटरल के साथ ये लेंडिंग करते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे 100% रजिस्टर्ड मॉर्गेज, जो LTV है वो 48% है, टिकट साइज 5 से 25 लाख, 17 से 19% जो है यील्ड है, और इनकी 99% जो है रिट्रीवल रेट है, मतलब वो उतना पैसा सिक्योर कर लेते हैं क्योंकि ये सिक्योर्ड एसेट के अगेंस्ट लेंडिंग करते हैं। 43% AUM ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनको देखने को मिली है इस वर्टिकल में। फिर इनका एक रूरल और माइक्रो फाइनेंस का D2C बिजनेस है जिसमें 5 लाख कस्टमर है। ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग है 40 से 60 हजार रुपए की। 84% जो है वो CGFMU के कवर में है, जो उनको थोड़ा प्रोटेक्शन देता है। न्यू स्कोर जो इनका टेक प्लेटफॉर्म है वो इसको अंडरराइट करता है। और यहाँ पर एक्स बकेट CE 99.6% का मतलब है कि जो इनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो कहता है कि 99.6% ऑफ द लोन्स जो इन्होंने जिस भी तरीके से सिक्योर कर रहे हैं, कंपनी को प्रॉब्लम नहीं दे सकता। ऑल्दो इसमें कुछ डिफॉल्ट हो सकते हैं, पर कंपनी ने जिस तरीके की इंटरेस्ट यील्ड चार्ज करी है, जिस तरीके का कंपनी ने सेमी कोलैटरल या कोई कोलैटरल लेके अगर उसकी सिक्योर्ड लेंडिंग करी है, तो कंपनी को उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये जो रूरल बिजनेस है ये इनका सिर्फ 6% का बिजनेस है, तो इट इज नॉट अ बिग रिस्क, पर एक हाई यील्ड बिजनेस है यहाँ पर। अब अगर यहां पर हम देखेंगे तो ये 1500 से 900 करोड़ पे गिर गया था, फिर से 1000 करोड़, 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई है इस बिजनेस की। और फिर इंटरमीडिएट रिटेल बिजनेस है, जो ये 365 प्लस ओरिजिनेटर पार्टनर्स जो हैं, 110 या 120% का कोलैटरल रहते हैं, मतलब 20 या 15 to 20% का जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और उसमें 6800 करोड़ का इनका धंधा है। अब अगर D2C का मिक्स देखें तो 2021 में सिर्फ 19% था, जो बढ़कर अब 59% पे आ गया है, क्योंकि D2C बिजनेस में रिट्रीवल रेट बहुत अच्छी है। और 1% से कम नेट NPA है, 1% से कम अक्रॉस साइकिल, क्योंकि बुक इतनी ग्रैन्युलर हो गई है कि ग्रैन्युलैरिटी के बाद भी इतनी
छोटे छोटे अलग अलग टाइप के अलग अलग कस्टमर्स को लोन देने के बाद भी 1% से कम नेट एनपीए है, जो बहुत ही अच्छा है। और जो D2C की बुक है वो 10x 5 साल में ग्रो करी इन्होंने, 9,970 करोड़ 9,700 करोड़ के आसपास हो गई है, जो मार्जिनली 729 या 800-900 करोड़ के आसपास थी जब मार्च 2022 की अगर बात करें तो 835 करोड़ की थी। और वो बुक अभी जो है अगर मैं बात करूं जो इनकी कंज्यूमर लेंडिंग थी वो 500 करोड़ थी 2022 में, आज वो 5,000 करोड़ हो गई, 10x बढ़ चुकी है वो। ठीक है, अब अगर D2C का मिक्स देखें एज अ परसेंटेज ऑफ AUM, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं कि ये कंपनी डिफरेंट कैसे है। अब मैं इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कंपनी का मोट क्या है, ये डिफरेंशिएटर मॉडल क्या है इस कंपनी का। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर आके देखते हैं तो ये एक क्रेडिट मार्केट प्लेस भी है, एक लेंडर भी है, और इन्वेस्टमेंट बैंक है अंडर सर्व्ड कम्युनिटी का। ठीक है, अब यूजुअली बिजनेस मॉडल कैसे चलता है कि इनके पास बोरोवर्स होते हैं, MSME हो सकती है, कोई माइक्रो फाइनेंस बोरोवर है, कंज्यूमर है, रूरल बिजनेस है, अंडर सर्व्ड सेगमेंट है जिनको कोई लोन नहीं देता। इनके पास ओरिजिनेटर पार्टनर्स है, फिनटेक, दूसरे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, दूसरे NBFCs है, और वो जो है नॉर्दर्न आर्क से अंडरराइटिंग और क्रेडिट असेसमेंट करवाते हैं। मतलब नॉर्दर्न आर्क खुद तो लेंड करता ही है, पर वो एक लोन बुक क्रिएट करता है दूसरे NBFC, दूसरे बैंक्स, दूसरे रीजनल लेंडर्स और दूसरे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। तो मतलब बिना खुद क्रेडिट रिस्क लिए वो दूसरों को क्रेडिट रिस्क बांट रहा है और उसके अगेंस्ट में एक फी ले रहा है। इसका मतलब ये कि नॉर्दर्न आर्क को खुद का पैसा लगा के लेंड करने से ही बिजनेस नहीं बनता, खुद का पैसा लगा के लेंड करने से तो पैसा बनता ही है इनका, उसके अलावा दूसरों को फैसिलिटेट करने में एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट सोल्यूशन, क्रेडिट प्लेसमेंट के धंधे से भी ये अपनी प्लेसमेंट फी चार्ज करते हैं, ये अपनी दूसरी सर्विस फी चार्ज करते हैं, जिससे बाकी सारी NBFCs की ग्रोथ में भी इनकी ग्रोथ होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, अंडरराइटिंग या क्रेडिट असेसमेंट करेंगे, रिस्क एनालिटिक्स और मॉडल्स इन्होंने बिल्ड करे हुए जो बहुत सारे NBFCs और बैंक्स नहीं कर पाते। इनकी जो अरेंजमेंट्स हैं दूसरे फिनटेक और दूसरे पार्टनर्स से, जो इनको ओरिजिनेटर्स बोलते हैं, उन लोगों के लिए हाई क्वालिटी बुक क्रिएट करके उनको आगे पास ऑन करते हैं। अब ये क्या करता है, नॉर्दर्न आर्क ने जैसे ही अंडरराइटिंग और क्रेडिट असेसमेंट कर लिया, जिसको भी लोन चाहिए, जो इनके ओरिजिनेटर पार्टनर इनको आगे आके लीड्स देते हैं या जिन लोगों को इन लोग को अपनी लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ये कुछ तो अपनी बैलेंस शीट में रख लेते हैं जो हाई क्वालिटी होती है, तो उसमें से इंटरेस्ट इनकम और फीस कमाते हैं और दूसरे इन्वेस्टर को बेच देते हैं। मतलब मैंने 100 करोड़ का लोन किसी को पास ऑन कराया, इस वजह से मुझे लगता है 40 करोड़ का लोन बढ़िया है, मैंने खुद ने अपनी बैलेंस शीट पे रख लिया, उस पर तो इंटरेस्ट इनकम बनाऊंगा। 60 करोड़ का जो लोन बुक है मेरी, वो मैंने आगे इन्वेस्टर को सिक्योरिटाइज कर दिया। मतलब मैं बैंक्स को, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, AIF, डेट फंड, फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिन लोगों को इंटरेस्ट इनकम बनानी है एट अ स्लाइट रिस्क और अ मॉडरेट रिस्क, उससे ये लोग फी इनकम बनाते हैं कि हमने इसको स्ट्रक्चर करा, उसकी फीस दो, हमने आपको प्लेस करवाया, सर्विस कर रहे हैं हम इसको, तो इसकी आप हमें फीस दो। तो इससे इनके 4 रेवेन्यू के इंजन है। पहला तो है लेंडिंग बुक, जो सारी NBFCs का होता है कि आप इंटरेस्ट स्प्रेड कमाते हो, प्रोसेसिंग फीस और क्रॉस सेल कर सकते हो बाकी के प्रोडक्ट, तो जो बैलेंस शीट की अर्निंग है। दूसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, जो बहुत ही ज्यादा कैपिटल एफिशिएंट है। ये लोग सोर्स करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और स्ट्रक्चर करते हैं लोन को, और एक्सपोजर दूसरे इन्वेस्टर्स को सेल कर देते हैं। तो अगर किसी बैंक को अपनी लेंडिंग बुक बढ़ानी है, बैंक बोल रहा है यार मैं क्यों अलग अलग टाइप के MSME से दिमाग लगाऊं, या माइक्रो फाइनेंस गाय से दिमाग लगाऊं, या बोरोवर से दिमाग लगाऊं, मैं कहाँ गांव गांव जा जाके या छोटी सिटीज में जाके लेंडिंग करूंगा। एक काम करता हूँ, एक डाइवर्सिफाइड बुक नॉर्दर्न आर्क से खरीद लेता हूँ, और नॉर्दर्न आर्क बोलती है हम देने को रेडी है, हमें हमारी बैलेंस शीट पे रिस्क नहीं चाहिए, आपको रिस्क लेना है, मैं आपको टॉप क्वालिटी, हाई क्वालिटी क्रेडिट रिस्क आके लाके दूंगा। तो ये लोग स्ट्रक्चरिंग फी, प्लेसमेंट फी, सर्विस फी, ये इनका सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तीसरा है सिक्योरिटाइजेशन एंड को लेंडिंग। ये लोन को पैकेज करके एक पूल बना देते हैं और इन्वेस्टर को सेल कर देते हैं, जिससे इनके पास कैपिटल क्रिएट हो जाता है नए लोन जनरेट करने का। तो एक साइकिल है, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन फी, को लेंडिंग और सर्विसिंग फी एक और रेवेन्यू स्ट्रीम है। और चौथा है इनका प्लेटफॉर्म बिजनेस। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लेंडर्स, बोरोवर्स और इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, जिसमें ये प्लेटफॉर्म फीस और जो इकोसिस्टम है, जो डेटा सेट बिल्ड कर रहे हैं, उसका पैसा चार्ज करते हैं। अब ये बाकी के दूसरे टाइप के NBFC से डिफरेंट क्यों है? नॉर्मल ट्रेडिशनल NBFC सिर्फ लेंड करके पैसा बनाती है अपनी बैलेंस शीट पे रिस्क लेकर, करेक्ट। ये लोग
लेंड भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, एडवाइस भी करते हैं और एक प्लेटफॉर्म बिजनेस भी है। तो इन लोग का टेक प्ले भी है साथ में। दूसरा, नॉर्मल ट्रेडिशनल एनबीएफसी की इनकम सिर्फ जो इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर रिस्ट्रिक्टेड होती है। इन लोगों के पास इंटरेस्ट इनकम भी और दूसरी मल्टीपल फी बेस्ड इनकम स्ट्रीम्स भी है। तीसरा, हर एनबीएफसी को कॉन्स्टेंटली कैपिटल रेज करना पड़ता है आगे लोन्स डिसबर्स करने के लिए। ये लोग कैपिटल रिसाइकलिंग के स्पेशलिस्ट हैं। ये लोग लेंड करते हैं, उस लोन बुक को बेच देते हैं और फिर रिसाइकल करते हैं। अब बाकी कोई दूसरी कंपनी ये क्यों नहीं कर सकती? वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जो 15 साल से इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करा है वो इनकी मोट है। इन लोगों के पास ओरिजिनेटर आते हैं, ओरिजिनेटर्स के पास बहुत सारे बोरोवर्स आते हैं, वो बोरोवर्स का बहुत सारा डेटा आता है इनके पास, जिससे एक लोन का पूल क्रिएट करते हैं, आगे इन्वेस्टर को देते हैं और ओरिजिनेटर इनके साथ जुड़ते हैं और ये पूरी साइकिल रिपीट पे एक फ्लाईव्हील क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए ये लोग का फंडिंग सोर्स जो है वो बहुत ही ब्रॉड है। ये लोग बैंक्स को भी बेच देते हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरर्स, डीएफआईज, ग्लोबल इन्वेस्टर्स सबसे सिक्योरिटाइज कर सकते हैं। पर जो ट्रेडिशनल एनबीएफसी वो बैंक और एनसीडी से ही होता है। अब इनका ऑपरेटिंग मॉडल मार्केट प्लेस भी है और बैलेंस शीट की जो एयूएम है उसके ऊपर भी है। मतलब बैलेंस शीट पे जो रिस्क है वो तो है ही है, उसके अलावा मार्केट प्लेस भी है, ये दूसरों को भी लेंड करवाते हैं। और जो ट्रेडिशनल एनबीएफसी होता है वो सिंगल बैलेंस शीट मॉडल पे ऑपरेट करता है। स्केलेबिलिटी जो है ट्रेडिशनल एनबीएफसी की वो कैपिटल कंस्ट्रेंट है, जितना कैपिटल उतनी ग्रोथ। यहां पर स्केलेबल और कैपिटल एफिशिएंट है क्योंकि वो दूसरे की क्रेडिट रिस्क को भी मोनेटाइज कर सकता है। भाई किसी और एनबीएफसी, किसी और बैंक के पास पैसा है, मेरे को 5,000 करोड़ की लोन बुक देनी है, मैं 5,000 करोड़ लेंड करने के लिए है, मेरे को 9-10% की ईल्ड चाहिए। नॉर्दर्न बोलता है हमारे पास ये चीज, हम आपको इस 5,000 करोड़ की बुक को दे देंगे, हम इसमें से 1-1.5% खुद लेंगे, वट एवर द रेवेन्यू स्ट्रीम या जो भी इनका प्राइसिंग होगा। दैट इज वॉट मेक्स इट वेरी वेरी डिफरेंट। अब इनका जो कंपेटिटिव मोट है वो समझते हैं। उससे पहले ये समझो कि बैंक्स और इन्वेस्टर्स नॉर्दर्न आर्क के साथ क्यों काम करना चाहते हैं। सबसे पहले इनका लोकल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ओरिजिनेटर्स और बोरोवर्स के साथ। सेकंड, इनकी अंडरराइटिंग सुपीरियर है, यही टेक्नोलॉजी का प्ले। प्रोप्राइटरी डेटा है, मॉडल्स हैं जो बेटर रिस्क असेसमेंट करके लोअर क्रेडिट लॉसेस जनरेट करते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत है इनकी, सोर्सिंग और जो उसकी अंडरराइटिंग की कॉस्ट है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अगर कोई खुद का क्रिएट करे। इन्वेस्टर एक्सेस बहुत वाइड है और बहुत ही स्केलेबल और फ्लेक्सिबल मॉडल है। लेंड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सिक्योरिटाइज कर सकते हैं, को लेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब इनका मोट है ओरिजिनेटर नेटवर्क जो है मेन चीज, वो बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, इतना जल्दी बिल्ड नहीं कर सकता कोई। डेटा इनके पास बहुत सारा है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ खुद ही के लोन नहीं बांट रहे, ये बहुत सारे एनबीएफसीज और बैंक्स जिनको लेंड कर रहे हैं, कौन कितना रीपेमेंट कर रहा है, किसको कितनी इंटरेस्ट रेट, किससे कितना कोलैटरल, सारा डेटा है। उस डेटा से इनका मॉडल जो है वो और स्ट्रॉन्गर हो रहा है, वो और बेटर क्रेडिट असेसमेंट कर रहा है, उससे बहुत ही अच्छे टाइप के क्वालिटी लोन्स आ रहे हैं, जिससे इनका इन्वेस्टर भी खुश है, खुद भी खुश है, और वो उन इन्वेस्टर जो बोरोवर्स हैं जिनका रिस्क हाई है उनको ये लोग लेंड ही नहीं करते। तो हाई क्वालिटी लेंडिंग करना इनका फोर्टे है। उसके अलावा इनका कैपिटल लाइट मॉडल है, क्योंकि ये आगे लोन को बेच देते हैं तो इन लोगों को बहुत ज्यादा कैपिटल ग्रोथ के लिए नहीं चाहिए, रिसाइकल कर रहे हैं कैपिटल को। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, टेक्नोलॉजी और क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा है जो बहुत इजीली नहीं बिल्ड कर सकता कोई। मल्टी सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है, अक्रॉस सेक्टर्स डाइवर्सिफाई किया हुआ है, और बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट और ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो एक बहुत ही यूनिक मॉडल है जो बहुत ही जल्दी ना तो कोई रेप्लिकेट कर सकता है। और जिस तरीके का मैनेजमेंट है, सिटी बैंक का एक्स जो रिटेल हेड था वो ऑपरेट कर रहे हैं इसको, बैंक ऑफ बड़ौदा के एक्स एमडी सीईओ ऑपरेट कर रहे हैं, दे नो दिस बिजनेस इन एंड आउट। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसी के साथ साथ अगर हम इसको थोड़ा सा इनके धंधे को विजुअली समझना की कोशिश करें और कुछ मेट्रिक्स देखें, ग्रॉस एनपीए 1.6% बहुत ही वेल कंट्रोल्ड है, नेट एनपीए 1% के आसपास का है। तो ये इन लोग का बिजनेस मॉडल जैसे मैंने बताया, ये ओरिजिनेट करते हैं, इनके ओरिजिनेटर्स इनको सोर्स और स्ट्रक्चर करके देते हैं, उसके बाद ये असेस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अपने बैलेंस शीट के एसेट ये आगे दे देते हैं, मैनेज करते हैं एसेट्स रिकवरी को मैनेज करने के लिए, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो ये बेसिकली होलसेल क्रेडिट भी करते हैं, रिटेल क्रेडिट भी करते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी है, और दूसरी डिस्ट्रेस्ड टाइप की क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज में भी करते हैं। तो ये
अंडर सर्व्ड मार्केट पे टैप इन कर रहे हैं, तो इनका कोई कंपटीशन नहीं है। ये उन लोगों से compete नहीं कर रहे जिनकी बुक्स इनसे भी बड़ी है या जिनके हाथ इनसे भी बड़े हैं, और एक स्केलेबल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के साथ कंपाउंडिंग पोटेंशियल रखता है। अब इस धंधे में रिस्क सिर्फ एक ही है कि अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है तो एमएसएमई और जिस टाइप की लेंडिंग ये करते हैं वहां पर एक स्ट्रेन पड़ सकता है, जो हर बैंक और एनबीएफसी के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। पर क्योंकि इन लोगों के पास बहुत डाइवर्सिफाइड बेस है, वो प्रॉब्लम इनको थोड़ी कम लगेगी। सेकंड है, जो मैंने बताया, मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन अगर आ गया तो देखो लिक्विडिटी स्ट्रेस हो सकता है। बोरोवर का जो इन्होंने हिस्टोरिकली डेटा के हिसाब से बोरोवर का जो भी जज किया है वो शायद बदल जाए। रेगुलेटरी चेंज हो सकता है। अभी मैंने आपको एक रेगुलेटरी चेंज बताया जो इनको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हेल्पफुल करता है, जो लोन डिफॉल्ट का गारंटी है। उसकी वजह से इन लोगों की लेंडिंग में और रिस्क कम हो गई है, बिकॉज ये इन लोग को लेंडिंग मिल रही है एक दूसरे बंदे से, आई मीन गारंटी मिल रही है कि अगर वो कोई डिफॉल्ट करता है तो इनका हेडेक नहीं है, उससे पैसा आएगा। तो इनका जो एक प्रॉब्लम हो सकता है कि वो ये है कि अगर बहुत ज्यादा बैंक एनबीएफसीज इस टाइप के मॉडल को रेप्लिकेट करके घुसना चाहें तो शायद इनको कंपटीशन फेस करने को मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर सिंपल भाषा में समझे तो ये एक बहुत ही बड़ा लेंडिंग क्रेडिट नेटवर्क है जो इन्होंने बिल्ड करा है अपने डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी पार्टनरशिप, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। सारे लोन खुद के सर पे नहीं लेते, जो लोन बढ़िया लगते हैं खुद के पास लेते हैं, इंटरेस्ट इनकम बनाते हैं, नहीं तो दूसरे लोन्स बाकी लोगों को बेच देते हैं। जिन लोगों को ये हेडेक नहीं करना किसको देना है, कितना देना है, कब देना है, क्रेडिट असेसमेंट कौन करेगा, कोलैटरल मैनेजमेंट कौन करेगा, वो सब ये लोग करते हैं। तो ये है इस कंपनी की यूनिक पोजीशन। अब अगर नेट इंटरेस्ट इनकम जो सबसे बड़ा पैरामीटर है उसको देखा जाए तो आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ट्रैजेक्टरी पे है। और जो इनकी अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर बात करें तो अगर लेटेस्ट क्वार्टर Q4 देखें तो आप देख सकते हैं 133 करोड़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट्स जो है बुक करें। अब ये 133 करोड़ का नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? मल्टी बैगर्स यूजुअली उस जंक्चर पे क्रिएट होते हैं जब कोई कंपनी 70-80 से 100 करोड़ पैट की जर्नी पे आता है, और उसके बाद से एक कंपाउंडिंग इफेक्ट और एक फ्रेंचाइज, एक ब्रांड बिल्ड हो जाती है। तो यहां पर अगर क्रेडिट कॉस्ट देखें तो 2.2% एंड इट वाज 6%, यहां पर भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो द अंडरलाइंग फ्रैंचाइज कंपाउंड्स क्लियरली, नेट इंटरेस्ट इनकम रोज एवरी ईयर। और अगर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी सिट्स इंटायरली इन द क्रेडिट कॉस्ट लाइन। FY25 में एक 68 करोड़ का डीएलजी प्रोविजन था जो FY25 के पैट को 38 करोड़ पे जो है यहां पर अगर आप देखेंगे उसको पुश कर दिया था। A year later with Feb, RBI clarity allowing FLDG benefit जो फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी का बेनिफिट है, ECL और रूरल MFI कलेक्शंस नॉर्मलाइज हो गए, तो Q4 की क्रेडिट कॉस्ट कम हो गई, पैट रिकॉर्ड पे 133 करोड़ पे आया। 8 क्वार्टर पैट शेप इज अ प्रोविजनिंग स्टोरी नॉट एन अर्निंग्स पावर स्टोरी। मतलब ये कि जो 8 क्वार्टर पैट का जो शेप है, जो एकदम यहां से ये यहां हुआ है, इसको ये मत समझो कि यहां पर कुछ बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि इस 133 करोड़ में से 38 करोड़ डीएलजी जो यहाँ का पैट होना चाहिए था वो यहाँ रिवर्स हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि 101 करोड़ से सडनली 133 करोड़ का पैट बहुत ज्यादा बड़ा जंप हुआ है, यहाँ पर एक प्रोविजन भी है। पर अगर कुछ भी बोले, यहाँ पर वो पैट कम हुआ था जो पैट का कोलैप्स था। अभी कंपनी इज करंटली एट अ वेरी गुड जंक्चर जहां से इनका नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ स्टार्ट हो सकता है। अब अगर हम बात करें पैट की, कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 5.5% था FY22 में, और अभी ये 9.4%। अगर आप देखेंगे 380 बेसिस पॉइंट पे D2C मिक्स क्योंकि 19% से 60% हो गया, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9.4% हो गया 5.6% से, क्योंकि D2C हाई मार्जिन बिजनेस है और इसी पे कंपनी फोकस कर रही है। 5 ईयर पैट का कैगर है 43%, वेरी इंप्रेसिव। अब अगर 5 ईयर P&L लेजर देखी जाए तो टोटल इनकम 864 करोड़ से बढ़कर 2380 करोड़ आ गई, 5 ईयर कैगर ऑफ 29%। नेट इंटरेस्ट इनकम 5 ईयर कैगर ऑफ 34%। अब अगर क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो 1.8% से अभी 2.8% पे आ गई है।
पैट की अगर बात करें 24% कंपाउंडेड ग्रोथ है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स भी जो है वो स्टेबल है 2.8% एवरेज टाइप ऑफ रेंज में, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 11-12% पे कर रही है। अब अगर फंडिंग, लेवरेज और कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें, अब जो डेट इक्विटी है कंपनी का वो 3.1x हो गया, डाउन फ्रॉम 3.9x आफ्टर द आईपीओ इक्विटी रेस। रीलीवर कर सकते हैं अपनी बुक को। 22.6% कैपिटल एडिक्वेसी है, एम्पल रूम है इनके अगले 2-3 साल की ग्रोथ का। 1250 करोड़ का लिक्विडिटी सरप्लस है, पॉजिटिव एएलएम है, 12,000 करोड़ की कुछ बोरोइंग्स है, 60% वेरिएबल रेट, गेयर्ड टू बेनिफिट अगर इंटरेस्ट रेट में जो है फॉल हो जाती है इंटरेस्ट रेट। तो बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट है, रिटर्न प्रोफाइल भी है, बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ है कि ओवर कैपिटलाइज्ड है, CRAR 22.6% है वर्सेस 15% जो रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है। ईयर्स ऑफ ग्रोथ फंडिंग विदाउट फ्रेश इक्विटी और आरओई को रेज कर सकता है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ फंड्स इनके गिर रहे हैं, और तीसरी कंफर्टेबल 1250 करोड़ की सरप्लस लिक्विडिटी है। अब आरओई जो है वो 11.11% से इनका जो आरओई जो इनका खुद का टारगेट है उससे थोड़ा सा कम है। तो द फ्लिप साइड ऑफ होल्डिंग सो मच कैपिटल इज आरओई विल गो डाउन, सो द मार्केट वांट्स प्रूफ कि ये कन्वर्ट कर सकते हैं इसको मनी मेकिंग उसमें। रेट सेंसिटिविटी है, 60% बोरोइंग्स आर वेरिएबल रेट। अगर रेट गिरती है तो इनको बेनिफिट है। अगर रेट साइकिल इंक्रीजिंग ट्रेजेक्टरी पे चली जाएगी, जो इंडिया में होना नहीं चाहिए, अगर जो कंट्री है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दे, तो इनके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। एनबीएफसी का फंडिंग रिस्क है, बैंक्स आर स्टिल 53% ऑफ द रिस्क। तो होलसेल मॉडल जो है वो साइकिल एक्सपोज तो होते हैं, तो वो रिस्क तो देखो रहेगा। बैंक बोरोइंग्स 53% है, 65% थी मार्च 2025 में। कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है रिडक्शन हुआ है 48 बेसिस पॉइंट्स का। तो टेंजिबल नेटवर्थ कंपनी की जो है वो 3,900 करोड़ की है। अब डू पॉन्ट की अगर ब्रेकडाउन करें तो जो इनका इक्विटी मल्टीप्लायर है 3.96 है, काफी ऑपरेटिंग लेवरेज है कंपनी के पास। रिटर्न ऑन एसेट्स भी काफी डिसेंट है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9.5% का है, तो नेट रेवेन्यू 10.1% पे है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3.6% पे है, प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट 6.5% है, क्रेडिट कॉस्ट इतनी है, टैक्स एसोसिएट्स, और लास्ट में रिटर्न ऑन एसेट 2.8% का है। तो यहाँ पर अनलॉक क्या है, दो जो लीवर अगर नॉर्मलाइज हो गए, द तो आरओई इज हेल्ड डाउन बाय चॉइस। क्यों? क्योंकि ये अब इसको रिलीज कर सकते हैं। अगर ये अपनी कैपिटल डिप्लॉय करते हैं फिर से, तो यहाँ पर आरओई बढ़ सकता है। और अगर आरओए 3% और बढ़ गया, लेवरेज जब किक इन करेगी, तो 15 से 17% का जो गाइडेंस है कंपनी का, कंपनी उस पर अगर पहुंच जाती है तो स्ट्रीट को, मार्केट को बहुत पसंद आएगा। अब मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, क्या टाइप का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी थी, किस तरीके से करा है। तो एयूएम ग्रोथ 20-25% गाइड किया था, 22% पे डिलीवर किया है, तो बिल्कुल बैंड के अंदर करा। एनआईएम एक्सपेंशन बोला था मैनेजमेंट ने कि हम करेंगे, 59% डी2सी पे मिक्स शिफ्ट कर दिया, वो भी डिलीवर करा। क्रेडिट कॉस्ट भी डिलीवर करा, एफएलडीजी का बेनिफिट भी मिला, तो वो भी हो गया। एसेट क्वालिटी जो है, जीएनपी है 1.4 से 1.2 पे कम हो गया, स्टेज 2 में 2.6 से 1.5, वो भी डिलीवर करा है। आरओए 3% प्लस का ऑब्जेक्टिव था, 2.8% पे थे फोर्थ क्वार्टर में, पर इन्होंने 3.3 कर दिया, तो ऑन ट्रैक है। आरओई मिड टीन्स का एम्बिशन था। तो जो कैपिटल क्वेश्चन है वो उसकी वजह से कैप हो चुका है। 15 से 17% आरओई गाइड किया है कंपनी ने अगले 8 क्वार्टर में। डी2सी मिक्स 60% से ऊपर जाने की कंपनी की जो वो है, तो वो भी उन्होंने डिलीवर करा है, 52 से 59% बढ़ा दिया। और डीएलजी एफएलडीजी का जो ओवरहैंग था वो हट चुका है, क्योंकि आरबीआई ने क्लैरिटी दे दी है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे कंपनी को रखता है। तो अगर टीम की बात करें तो दे डिलीवर्ड ऑन द थिंग्स दे कंट्रोल, जो जो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं उन सब पे डिलीवर करा है। आरओई इज द ओपन क्वेश्चन कि आरओई कितना बढ़ा सकते हैं। प्रमोटर कुछ भी नहीं है, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि 60% से ज्यादा कंपनी प्राइवेट इक्विटी और डीएफआई इन्वेस्टर्स हैं जो अल्टीमेटली एग्जिट करेंगे। तो सप्लाई का स्ट्रक्चरल फीचर है इसका, प्रमोटर एज सच कोई नहीं है। तो ये एक यूनिक चीज है कंपनी में, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। एयूएम ग्रोथ अब जो नेक्स्ट गाइडेंस दी है 22 से 25%, फिर से आरओए 3% से ज्यादा, आरओए टारगेट 15 से 17%, कॉस्ट ऑफ
फंड्स को होल्ड किया है, और डी टू सी मिक्स फिर ये 10% बढ़ाना चाहते हैं, 59 से 65%, जो अर्निंग्स एक्सपैंड करेगा। अब कॉन कॉल का सेंटिमेंट अगर ट्रैक करें तो लास्ट 2 क्वार्टर से एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ग्रोथ, एनआईएम एंड फंडिंग आर स्टेडी ग्रीन, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। क्रेडिट एंड आरओई ट्रफ, और फिर अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गई है। द होल बोर्ड इज नाउ ग्रीन, द क्वेश्चन इज ड्यूरेबिलिटी नॉट डायरेक्शन। तो हमें इनके ग्रोथ मिक्स और एनआईएम के नैरेटिव को ट्रस्ट करना होगा। रेगुलेटरी जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है। अब क्रेडिट कॉस्ट और आरओई इनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्रेडिट कॉस्ट को रिड्यूस करके आरओई कब बढ़ाए। और जो रेगुलेटरी चेंज फेब में आरबीआई ने करा है, इट्स अ जेन्युइन लीवर, इनकी प्रोविजनिंग की वॉलेटिलिटी को रिड्यूस कर देगा, जो पैट अल्टीमेटली बढ़ाता है। आरओई का जो एम्बिशन है इनका 15-17% का, दैट स्टिल हैज टू शो अप इन द नेक्स्ट क्वार्टर और मे बी द नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर। तो जो इनका लेटेस्ट क्वार्टर था, रिकॉर्ड क्वार्टर था, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट, क्रेडिट कॉस्ट कम हो गई, रेगुलेटरी इन्फ्लेक्शन था जो बहुत अच्छा है, फ्रैंचाइज इनकी स्केल कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन 64 ब्रांचेस ऐड कर दी है, रूरल नेटवर्क इंक्रीज कर दिया है, एंड जो प्रूडेंस है वो रिटेन है। 66 करोड़ मैनेजमेंट ओवरले हेल्ड फॉर मैक्रो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, तो काफी प्रूडेंट मैनेजमेंट है। So the management बोलती है successfully navigated repeated cycles with disciplined growth. Feb 2026 clarity puts the business on a very strong footing, targeting 3+ ROE in mid late teens, ROE over 8 to 10 quarters. अब यहाँ पर D2C इंजन है, यहाँ से सारा पैसा बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं FY21 में 1,000 करोड़ का था, अभी ऑलमोस्ट 980 करोड़ का था, अभी 9,800 करोड़ का हो गया है। 70% जो है इनके रिपीट कस्टमर्स हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स 30 लाख से ज्यादा हैं। एक्स बकेट की जो इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी है वो बहुत ही है। दिस इज द मोट, कलेक्शन इंफ्रा जो है इनका। और क्रेडिट सोल्यूशन में कैपिटल लाइट मोट है इनका, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। प्लेस करते हैं 11,800 करोड़ का सिक्योरिटाइजेशन, डोमिनेंट है सिक्योरिटाइजेशन में, कोई क्रेडिट रिस्क नहीं उस धंधे में। जो इंटरमीडिएट रिटेल करते हैं 110-120% कोलैटरल पे करते हैं, 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। क्रेडिट फंड्स में 6 में एक्टिव है, 6 में एग्जिट कर दिए हैं, तो 14.5-15% विद नो लॉस और डिले। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बेंचमार्क फॉर देम। और टेक जो इनका एनपॉस प्लेटफॉर्म है, एलटीफी है, न्यू स्कोर है, वो भी काफी अच्छी तरीके से एक्सपैंड करे और डेटा पॉइंट्स कंपाउंडिंग चीज दे सकते हैं। द टैम इट इज बिल्ट टू कैप्चर, एमएसएमई का क्रेडिट गैप जो है सिर्फ 24% ऑफ, जो है ना, ऑलमोस्ट 24% ऑफ डिमांड अनमेट है। यहाँ पर अगर देखेंगे क्यूमुलेटिव क्रेडिट जो इन्होंने फैसिलिटेट करा है 2.3 लाख करोड़ का है, और 22,000 करोड़ का प्लेसमेंट या D2C डिस्पोजल है। वाई इट इज द मोट? इसलिए है, इट इज अ प्योर एनबीएफसी, सो अर्न्स अ स्प्रेड ऑन इट्स ओन बुक एंड स्टॉप देयर। अगर एक प्योर एनबीएफसी होता तो वो अपना क्रेडिट स्प्रेड करता और बात खत्म। नॉर्दर्न आर्क करता है, they earn the spread and the placement fee and the fund management fee of the same originator it already knows. It's a capital light, zero credit risk fee layer that compounds without consuming equity. Sorry, this is the exact structural reason ये फ्रेंचाइज को एक प्रीमियम कमांड करना चाहिए, और अभी ये 12 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स ट्रेड करती है कंपनी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, फी रियलाइजेशन राइज हो रही है, प्लेसमेंट फी भी जो है यील्ड इंप्रूव हुई है 0.21 से 0.27%, 24 न्यू इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड करे इन्होंने। स्कोर मोनेटाइजेशन इनका बेटर है, अवार्ड विनिंग डिजिटल रेल्स है इनके पास, जो इनका बॉन्ड प्लेटफॉर्म है वो भी एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है। पार्टनर बेस इनका ड्यूरेबल है, 88% ऑफ पार्टनर्स रेटेड BBB एंड अबव, क्रेडिट रेटिंग की बात करें 95% कैरी CRAR अबव 20%, रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड 15% का है। अर्ली स्टेज एंट्री, बहुत ही जल्दी पार्टनरशिप में कर लेते हैं, स्टार्टिंग में ही घुस जाते हैं, एंड देन किसी भी ओरिजिनेटर की स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है इनके इंफ्रा की वजह से। और इनका एक डाइवर्सिफाइड जो मिक्स है, दिस इज अ डाइवर्सिफाइड मिक्स। ग्रोथ कैटलिस्ट हमने ऑलरेडी सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। यस बैंक से भी इनका एक MOU हुआ को लेंडिंग के लिए, विच इज ऑल्सो अ ग्रोथ फैक्टर फॉर देम। अब अगर इनकी वैल्यूएशन का कंपैरिजन किया जाए तो इनके जो कंपेटिटर्स हैं, मैस फाइनेंशियल है, 5 स्टार बिजनेस, SBFC, एग्जैक्टली इनके जैसा बिजनेस मॉडल तो किसी का है नहीं। पर अगर हम देखें तो
12 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे ये ट्रेड करते हैं। बाकी सब देखेंगे तो कोई 16 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स, कोई 14, कोई 23, कोई 29। रिटर्न ऑन एसेट अगर इनका देखा जाए, अगर मैं मैस फाइनेंशियल से कंपेयर करूं तो 2.8% का है, फिर भी वो 16 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे ट्रेड करता है। अगर मैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की बात करूं तो 2.6% आरओए में 30 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे करता है। दूसरा पैरामीटर प्राइस टू बुक, दिस इज ट्रेडिंग एट 1.24 टाइम्स प्राइस टू बुक, बाकी सब 2.5 से ऊपर है। तीसरी चीज, अगर आरओई की बात करें या एनआईएम की बात करें, तो आरओई इनका 11% पे कम इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी कैपिटल डिप्लॉय नहीं करी है। तो आरओई की हमने ऑलरेडी बात करी, आरओई जो है 17-18% तक ये लेके जाना चाहते हैं, जो 5 स्टार की है। एंड करंटली अगर मैं बात करूं तो 10% आरओई जो है क्रेडिट एक्सेस की, तो फिर भी वो 30 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका 9.4% है, बेटर देन एसबीएफसी, बेटर देन मैस फाइनेंशियल। तो एयूएम भी इनका 16,000 करोड़ है, फिर भी ये 4,800 करोड़ की मार्केट कैप पे ट्रेड करती है। बाकी सबकी मार्केट कैप भी ज्यादा है, प्राइस टू अर्निंग्स भी ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ही चीप स्टॉक है। इट इज नॉट एक्सट्रीमली चीप, बट इट इज रिलेटिव टर्म्स में क्वाइट चीप। सो मुझे लगता है यहाँ पर आराम से 20 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स तक स्टॉक पहुंच सकता है, री रेटिंग हो सकती है। तो प्राइस टू बुक के मामले में भी सस्ता है स्टॉक। क्वालिटी आरओई, अभी कंपनी को अपनी आरओई की क्वालिटी अगर ये 15% पे बनाए तो 5 स्टार वाली वैल्यूएशन मिल सकती है इनको, विच इज 30 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स के आसपास। तो यहां से 2 टाइम्स ज्यादा वैल्यूएशन मिल सकती है। कंपनी सेम अर्निंग्स पे 15,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है। अगर 20% ग्रो कर लिया तो यहीं से ये 6,000 की जगह 18,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है, जो कि एक 200% इंक्रीमेंट है। री रेटिंग गैप की बात करें तो आरओए मैस के जैसा है, मल्टीपल हाफ है, चीपेस्ट इन द सेट फ्रॉम अ प्राइस टू बुक। आरओई अगर मिड टीन चला जाएगा तो ये गैप कम हो जाएगा। ये री रेटिंग अपॉर्चुनिटी जो हम जैसे इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी देती है। सिर्फ 1.24 टाइम्स प्राइस टू बुक ट्रेड करती है, जबकि ये एक डाइवर्सिफाइड रिटेल बुक करती है, जीरो क्रेडिट रिस्क फ्री बिजनेस करती है। तो मिस प्राइसिंग है जो उसका बुल केस सिनेरियो मेरे हिसाब से मिस प्राइस्ड है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में काफी काफी मीट बचा है। अब अगर वैल्यूएशन का सिनेरियो देखें तो बेयर केस सिनेरियो है कि प्राइस टू बुक अगर 0.8 चला जाए, मतलब बुक वैल्यू से भी कम पे अगर स्टॉक ट्रेड करने लग जाए, तो यहां से 20% गिर जाएगा। बेस केस सिनेरियो है कि अगर इन्होंने अपनी गाइडेंस पे खड़े उतरे तो भी 60% का इंक्रीमेंट हो सकता है कंपनी में। कंपनी कैन स्टार्ट ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बुक वैल्यू। और बुल केस सिनेरियो है कि अगर उन्होंने एक्सीड कर दिया तो यहां से स्टॉक डबल हो सकता है। तो दिस इज व्हाट इज देयर। तो जो प्राइस टू बुक री रेटिंग का लैडर है वो आरओई डिसाइड कर सकता है। तो 14% आरओई या 15% आरओई अगर इन्होंने कर लिया, यहां से इनकी 70-80% वैल्यूएशन इंक्रीज हो सकती है। बुल और बेयर केस थीसिस आपके सामने। आरओई गैप अनप्रूवन है, इसीलिए स्टॉक अभी तक बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं करता है। प्रमोटर नहीं है कंपनी में, और 60% इक्विटी जो है वो प्राइवेट इक्विटी डीएफआई इन्वेस्टर्स हु विल इवेंचुअली एग्जिट। तो एक मल्टी ईयर सप्लाई ओवरहैंग स्ट्रक्चर में बिल्ट है, शायद इसलिए डिस्काउंटेड वैल्यूएशन है। और मैनेजमेंट फ्लैग करता है कि बहुत सारे एमएसएमई प्लेयर्स आ रहे हैं, तो यील्ड्स को प्रेशर फेस करना पड़ सकता है, और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी तो नेचुरली इस बिजनेस में है। पर आरओई का री रेटिंग रनवे है, अंडर लीवर्ड है, 22.6% का कैर है, 15% होना चाहिए, 7.5% की एक है। आरओए 3.5% ऑलरेडी पहुंच चुका है। जेन्युइन कैपिटल लाइट मोड है, D2C इंजन कंपाउंड कर रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड सॉलिड है, और चीपेस्ट क्वालिटी एनबीएफसी है सेट में। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई क्वालिटी एनबीएफसी नहीं है, या कोई एनबीएफसी बहुत हाई वैल्यूएशन पे, दिस इज अ गुड दिस इज अ गुड ऑल्टरनेटिव। तो अब थिंग्स टू वॉच है, प्रमोटर या जो इनके सो कॉल्ड प्रमोटर है, प्राइवेट इक्विटी और डीएफआई, ये बेचे ना। क्रेडिट कॉस्ट वॉलेटिलिटी को ट्रैक करना है। अनसिक्योर्ड एमएफआई का एक्सपोजर कम ही रहना चाहिए। D2C बिजनेस 65% पे पहुंच जाना चाहिए। एंड रेगुलेटरी चेंज कुछ अगर आता है तो वो ट्रैक करने का है। आरओई जो है, गाइड जो उन्होंने करी है, वो अगर वहां तक पहुंचने का एक प्लान ऑफ एक्शन बना के एग्जीक्यूट करते हैं अगले क्वार्टर में, तो काफी चीज हो सकती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें वॉच आउट करने वाली हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो मैं बता रहा था, लीप फ्रॉग 16% ओन करता है, ऑगस्टा, एट रोड्स, आईएफसी, आशीष धवन एस इन्वेस्टर, ही ओन्स 4% ऑफ दिस कंपनी। तो प्रमोटर होल्डिंग तो ऑलमोस्ट जीरो ही है।
और पब्लिक फ्लोट 40% का है इस कंपनी में। तो दिस इज बेसिकली द एंटायर बिजनेस मॉडल ऑफ नॉर्दर्न आर्क। एक बहुत ही यूनिक बिजनेस है, काफी रीजनेबली प्राइस्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लगा हो या इसके बारे में अगर आपके कोई कमेंट्स है तो डेफिनेटली ड्रॉप देम डाउन। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ लास्ट 1-1.5 वीक से अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज डू ड्रॉप इन योर कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट्स में बताओ अगर कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जो आप चाहते हो मैं कवर करूं, बिकॉज अभी के लिए मैं ऐसे स्टॉक्स कवर कर रहा हूं जो मुझे लगता है अच्छे प्राइस पे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स। Just a disclaimer, I may have an investment in this particular stock. Whatever I have said is purely from educational purposes. I am a SEBI registered research analyst, पर मैं आपको आज कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। Thank you so much for tuning in. I will see you in the next one. Bye bye and take care. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.